हम लोग सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु के निष्कर्षण की संपूर्ण प्रोसेस को समझेंगे। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं में जस्ता एक धातु है। अब प्रश्न इसके निष्कर्षण से संबंधित आता है कि जस्ता धातु के प्रमुख अयस्क का नाम, अनुसूत्र लिखे, इसे किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, इसे कैसे निष्कर्षण कराया जाता है, संपूर्ण प्रक्रियाओं को समीकरण के साथ स्पष्ट करें। ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न बड़ी लंबे चौड़े शब्दों में होते हैं। जब भी तो हम समझ जाएंगे कि हमको जस्ता धातु के निष्कर्षण की संपूर्ण प्रक्रियाएं पूछा जा रहा है। तो निष्कर्षण से प्रश्न अगर आते हैं तो सबसे पहले उसका हम परिचय देते हैं दो रूपों में। उसका संकेत, जस्ता धातु का संकेत Zn एवं परमाणु क्रमांक 30 होता है। उसके बाद उसकी प्राप्ति के विषय में लिखते हैं कि यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में केवल पाया जाता है और उसमें भी सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है। उसके बाद जस्ता धातु के प्रमुख अयस्क के विषय में टॉपिक बना के लिखना है कि जस्ता धातु का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड होता है एवं केलेमाइन होता है। जिंक ब्लेड का ही फॉर्मूला ZnS और केलेमाइन का ZnCO3 होता है। ये सल्फाइड अयस्क है और ये कार्बोनेट अयस्क है। उसके बाद यहाँ लिखा आगे कि जस्ता धातु को जिंक ब्लेड एवं केलामाइन से निष्कर्षण कराया जाता है। तो इससे जो धातु प्राप्त किया जाता है मुख्य रूप से किससे? जिंक ब्लेड और केलेमाइन से। इसे धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए जिंक ब्लेड को भर्जन विधि द्वारा, क्योंकि जिंक ब्लेड एक सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क को हम लोग पढ़ चुके हैं, भर्जन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। तो जिंक ब्लेड को इसमें भर्जन विधि द्वारा एवं केलेमाइन अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि केलेमाइन अयस्क कार्बोनेट अयस्क है। हम लोग पढ़ चुके हैं भर्जन और निस्तापन में, जब भी ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क की बात आ जाए तो उसको निस्तापन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। तो इसलिए लिखे हैं केलेमाइन अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। तो यहाँ जो हमारा दो रिएक्शन समीकरण है, दोनों समीकरण बता रहा है कि जिंक ब्लेड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में तोड़ दिया गया है। तो ये भर्जन का उदाहरण है। नीचे में जो है जिंक ब्लेड, ये केलेमाइन को वायु की अनुपस्थिति में, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया गया है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस में खंडित कर दिया गया। तो ये उदाहरण है नीचे वाला समीकरण निस्तापन का, ऊपर वाला भर्जन का। दोनों समीकरण के साथ उल्लेख करना है। समीकरण दे दिए। फिर दिया गया है कि इसके पश्चात जब धातु को ऑक्साइड में बदल दिया गया, जिंक ऑक्साइड दोनों स्थिति में परिणत हुआ ना, धातु के ऑक्साइड में बदलने के बाद जिंक ऑक्साइड को कार्बन अवकरण विधि द्वारा, हम लोग अब पढ़े थे चौथे प्रोसेस, तीसरे प्रोसेस में रासायनिक अवकरण में या तो कार्बन के चूर्ण मिलाया जाता है या एल्युमिनियम के चूर्ण मिलाया जाता है। तो ये रासायनिक अवकरण विधि का ही प्रोसेस है कि जब जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है तो उसमें कार्बन के चूर्ण को मिला दिया जाता है। तो कार्बन के चूर्ण का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1, यानी 2 के रेशियो में अगर हमारा जिंक होगा, जिंक ऑक्साइड, तो 1 के रेशियो में कार्बन। तो 2:1 में मिला दिया जाता है और मिलाकर फिर से उसको गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है। तो यहाँ मैंने लिखा ही है कि यही जिंक ऑक्साइड है जो निस्तापन या भर्जन के उपरांत प्राप्त हुआ है और इसमें कार्बन के चूर्ण मिला दिए गए हैं। और फिर दोनों को क्या किया गया? गर्म किया गया। और गर्म करने के उपरांत शुद्ध जिंक हुआ प्राप्त, जस्ता धातु। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इससे अभिक्रिया के दौरान गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। ये इस प्रकार जस्ता धातु के संपूर्ण निष्कर्षण की प्रक्रियाएं समाप्त हुआ। यहाँ तक जवाब में हम लोग सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु के निष्कर्षण में मैग्नीज धातु के निष्कर्षण में होने वाली संपूर्ण प्रक्रियाओं को समझेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीज धातु के संकेत जान रहे हैं हम। Mn होता है, परमाणु क्रमांक 25 होता है। इसके परिचय में लिखे। प्राप्ति के विषय में लिख सकते हैं कि ये प्रकृति में केवल संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और मैग्नीज धातु के प्रमुख अयस्क के विषय में हम लिखेंगे कि मैग्नीज धातु का प्रमुख अयस्क पाइरोलुसाइड MnO3 होता है।
मैग्नीज धातु का निष्कर्षण पाइरोलूसाइड MnO3 से कराया जाता है। कहा जाता है पाइरोलूसाइड अयस्क में एल्यूमिनियम का चूर्ण सीधे मिला दिया जाता है, क्योंकि ये ऑक्साइड के रूप में मौजूद है पहले से ही। धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए ना निस्तापन या भर्जन विधि का प्रयोग किया जाता है, ये धातु के ऑक्साइड में पहले से मौजूद है, इसीलिए ना तो इसको भर्जन विधि द्वारा गर्म किया गया, ना ही निस्तापन विधि द्वारा, क्योंकि ये पहले से धातु के ऑक्साइड में मौजूद है, तो इसको सीधे अवकरण विधि का प्रयोग कर दिया गया। तो अवकरण विधि में हम लोग पढ़े थे, रासायनिक अवकरण में या तो कार्बन के चूर्ण मिलाया जाता है या एल्यूमिनियम के चूर्ण। हमने इससे पहले समझा दिया है पूरे संपूर्ण निष्कर्षण की प्रक्रिया में होने वाली कार्यों को। तो इसमें एल्यूमिनियम के चूर्ण को मिलाकर गर्म करके जब धातु प्राप्त किया जाता है तो कहा जाता है मैग्नीज धातु में पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। तो यह समीकरण स्पष्ट दिख रहा है कि मैग्नीज के ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम का चूर्ण मिला दिया गया और दोनों को गर्म किया गया, तो मैग्नीज के साथ साथ ये बॉक्साइट Al2O3 और ऊष्मा प्राप्त होता है यौगिक के रूप में। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो एल्यूमिनियम का चूर्ण मिलाया गया तो इसको हम लोग एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कहते हैं। कार्बन का चूर्ण मिला दिया जाता तो कार्बन द्वारा अपचयन, और कार्बन और एल्यूमिनियम के चूर्ण को अपचयन करने के लिए यह विधि रासायनिक अवकरण विधि भी कहलाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण प्रोसेस के उपरांत मैग्नीज धातु द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाती है। यही रहा मैग्नीज धातु के निष्कर्षण में होने वाली प्रक्रियाएं और समीकरण। किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं है? हम लोग सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित लोहा धातु के निष्कर्षण में जो बात भट्ठी में संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो लोहा धातु के निष्कर्षण का जवाब परीक्षा में देने के लिए सबसे पहले परिचय में लिखेंगे लोहे का संकेत Fe और एवं परमाणु क्रमांक 26 होता है। यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर लोहे धातु का प्रमुख अयस्क के विषय में लिखेंगे कि लोहा धातु का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट होता है। लोहा धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से हेमेटाइट अयस्क से कराया जाता है। हेमेटाइट अयस्क से कराने के में कौन विधि का उपयोग किया जाता है? कार्बन अपचयन, मतलब कार्बन का चूर्ण मिलाकर गर्म करने की विधि कार्बन अपचयन विधि कहलाता है। तो अब इसमें सांद्रित करने के लिए, चूंकि यह हेमेटाइट अयस्क एक ऑक्साइड अयस्क है, इसलिए हेमेटाइट अयस्क को सांद्रित करने के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। किस विधि का? तो सबसे पहले हेमेटाइट अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित करके उसे गर्म किया जाता है, जिससे वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। उसके बाद हेमेटाइट अयस्क में कोक कहा जाता है कोयला के जले हुए भाग को, कोयला के तो कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाकर इसे सीमित वायु, मतलब वायु नहीं के बराबर हो, वायु की अनुपस्थिति में वात भट्ठी में गर्म किया जाता है, जो कि हम चित्र बनाए। वात भट्ठी में गर्म करने के उपरांत निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती है। इस अभिक्रिया को समझते हैं। हमने बताया कि कोक जो कहा जाता है कार्बन का जला हुआ भाग, कोयले का, तो जब कोयले को जला दिए तो कोक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कोक। फिर उस कोक को वात भट्ठी में डाला गया है, किसके साथ? हेमेटाइट के साथ, हेमेटाइट के साथ। तो इस स्थिति में हमें 2Fe 3CO2 यानी CO2 गैस की प्राप्ति हुई, और फिर उसको कार्बन के साथ गर्म किया गया तो 2Fe प्लस 3CO की प्राप्ति हुई। ये सारी प्रक्रियाएं जो होता है इस वात भट्ठी में होता है। ये इस प्रकार का एक भट्ठी पाया जाता है। इस भट्ठी में उष्मा का टेम्परेचर जो है 200 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि लोहे 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर ही पिघलता है, उससे नीचे नहीं पिघलता है। इसलिए इस वात भट्ठी का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है मैक्सिमम।
कहा जाता है इसमें जब इस सारे पदार्थों को डाला जाता है बाद भट्ठी में, अयस्क, कोक, चूना पत्थर सब मिलाकर इस भट्ठी में डाल दिया जाता है, तो 200 डिग्री, जैसे जैसे ऊपर भट्ठी में सबसे नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऊपर मिनिमम ऊपर में 200 डिग्री टेम्परेचर रहता है और नीचे अधिकतम 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो 200 डिग्री टेम्परेचर पर जब ये हेमेटाइट अयस्क रहता है तो इसमें अवकरण होने लगता है, यानी इससे कार्बन के जो चूर्ण होते हैं अलग होने लगते हैं। फिर उसके नीचे जब 600 डिग्री टेम्परेचर पर आती है तो कहा जाता है CO बनने लगते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद फिर जैसे जैसे नीचे की ओर आता है टेम्परेचर ये बढ़ता जाता है, 600 से हम लोग देख रहे हैं नीचे कहाँ तक, 1400 से 2000 तक हो गया यहाँ तक स्थिति। जैसे जैसे भट्ठी में हेमेटाइट गर्म होता जाता है, पिघलता जाता है, पिघल कर नीचे आती जाती है, तो 600 के नीचे आने के बाद धातु में जो गंदगी होती है, जैसे लोहे में जंग लगा हुआ, मिट्टी, बालू के कण, तरह तरह की गंदगियां मौजूद होती है ना, वो गंदगी उससे पिघलने लगता, अलग होने लगता है। फिर नीचे आने के बाद एक CO2 गैस बनने लगता है, जो CO2 गैस है यहाँ व्यर्थ गैस बाहर निकलने के लिए भी दिया गया। सबसे नीचे जब 2000 डिग्री से टेम्परेचर तक आती है धातु ये हेमेटाइट पिघल कर, तो कहा जाता है नीचे में 2 स्टोर होता है, 2 टैंक होता है। भट्ठी के नीचे में 2 टैंक लगा होता है, तो एक टैंक में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जितना भी हेमेटाइट में मिट्टी, ये बालू के कण या तरह तरह की अशुद्धियां हैं, वह ऊपर वाले टैंक में गंदगी जमा हो जाती है, लिखे है ना धातुमल, और नीचे वाली टैंक में द्रवित रूप में यानी पिघला हुआ लोहा के रूप में एक टैंक में अलग हो जाता है। अब यही पिघला हुआ लोहा जो नीचे का है इससे निकाल लिया जाता है और इसे ठंडा कर लिया जाता है, तो यही ढलवा लोहा प्राप्त होता है। ढलवा लोहा बुझते हो, जो लोहा बहुत कमजोर होते हैं, इसकी मजबूती कम होती है, इस ढलवे लोहे पर एक हथौड़ा मारोगे तो यह टूट कर बिखर जाएगा। तो बात भट्ठी से जो प्राप्त लोहा होता है द्रवित अवस्था में, इस लोहा को ढलवा लोहा कहा जाता है, क्योंकि यह कमजोर होते हैं। इसी का उपयोग कहा जाता है, कमजोर लोहे के भी कमजोर वस्तुएं होते हैं जो शीघ्र टूट जाता है, बनाने में किया जाता है। फिर इस द्रवित लोहा में एल्युमिनियम का चूर्ण मिला दिया जाता है, तो यह लोहा पीटवा लोहा के रूप में हो जाता है मौजूद, जो कि बहुत मजबूत स्थिति में होती है। और इस मजबूत लोहे का प्रयोग हमने बताया था कि रेलवे की पटरियां को बनाने में किया जाता है। रेलवे की पटरियां प्योर लोहा नहीं है, उस लोहे में एल्युमिनियम की मात्रा मिलाया गया है, इस्पात का मात्रा उसमें मिला गया, मैग्नीज की मात्रा। तो ऐसी स्थिति में पीटवा लोहा प्राप्त होता है जो बहुत मजबूत होता है। तो ये संपूर्ण प्रोसेस, इसके नीचे में हमको कुछ शब्दों में लिखना है जो हम आगे लिखेंगे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? तो हम लोग आगे यहाँ जानेंगे कि टंकी में गंदगी जो प्राप्त होती है, ये गंदगी है क्या। तो ये चूना पत्थर को जब गर्म कराया जाता, हम लोग पीछे पढ़े, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में परिणत होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड लोहा में जो मिले बालू के कण होते हैं, सिलिका किसे कहा जाता है? बालू को। तो हम लिखे हेमेटाइट अयस्क में जो बालू मिला रहता है, सिलिका मिला रहता है, वह चूना पत्थर सिलिका से अभिक्रिया करके धातु मल के रूप में सिलिका को अलग कर दिया जाता है। ये जो है गंदगी है जिसको हम लोग सिलिका बोलते हैं, इसे अलग कर लिया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं भट्ठी के नीचे में हमने लिखे हैं इस प्रकार, भट्ठी के नीचे की सतह में एक टैंक में धातु मल और दूसरे टैंक में लोहा पिघली हुई अवस्था में जमा हो जाता है। तो पहले टैंक में धातु मल है और दूसरे टैंक में लोहा है पिघली अवस्था में। तो ये पिघली हुई अवस्था में जो लोहा प्राप्त होता है इसे अलग कर लेते हैं, तो इस लोहा को ढलवा लोहा कहा जाता है। ये अपेक्षाकृत कम मजबूत होता है, लेकिन पुनः इसमें एल्युमिनियम के चूर्ण मिलाकर गर्म करके पीटवा लोहा तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग आज के समय में रेल की पटरियां, मशीन के पार्ट पुर्जे इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण कामों में करते हैं, जो देखते हो बहुत
काम करने के पश्चात भी जल्द टूटते नहीं है। तो जल्द टूटने वाले कैसे लोहे की प्रकृति है? वह पीटवा लोहा है जो कि काफी शक्तिशाली होता है ढलवा लोहा की तुलना में। तो ये हुआ लोहा धातु के संपूर्ण निष्कर्षण की प्रक्रिया है।